वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की मूवी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कि रात के अंधेरे में लोगों के घरों में घुसकर उनकी जान ले लेता है। धीरे धीरे उस आदमी का डर सभी के मन में बैठ जाता है दोस्तों, जिस वजह से शहर के सभी लोग डर के मारे रात में घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। और अगर कोई भी इंसान हिम्मत करके घर के बाहर निकलता है तो बस समझो उसका खून पक्का। क्यों कर रहा है ये आदमी ऐसा, आइए जानते हैं इस मूवी में जिसका नाम है 12A रेलवे कॉलोनी। तो कहानी की शुरुआत में हम कार्तिक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने 3 दोस्तों के साथ घर में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। कार्तिक के तीनों दोस्तों का नाम है दोस्तों श्याम, गोपाल और मोहन। साथ ही ड्रिंक करते समय वो सभी लोग मिलकर टीवी पर हॉरर मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन कार्तिक को पसंद नहीं है हॉरर मूवी देखना, तो वो टीवी ही बंद कर देता है। अब टीवी बंद होने के बाद सभी लोग आपस में बातें करते हैं, तो बातों ही बातों में मोहन सभी से कहता है कि सुनो, मुझे एक आदमी का वीडियो मिला जिसमें वो ना भूतों के बारे में बता रहा है। ये सुनकर सभी लोग वो वीडियो देखने के लिए अंदर से बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, मगर वहीं कार्तिक को भूतों के बारे में जानने का बिल्कुल शौक नहीं होता, इसीलिए वो तो मना कर देता है। और दोस्तों उस वीडियो में बताया जा रहा होता है कि भूत प्रेत सब कुछ एक एनर्जी है और किसी के बारे में ज्यादा सोचने पर उस इंसान की एनर्जी दूसरे इंसान के अंदर चली जाती है। लेकिन कार्तिक को ये सारी बातें बहुत ही बकवास लग रही होती हैं दोस्तों, जिस वजह से गुस्से में वो वीडियो भी बंद कर देता है। और इससे एक चीज पता चल जाती है कि कार्तिक बिल्कुल मॉडर्न टाइप का आदमी है, उसे भूतों पर जरा भी विश्वास नहीं। अब सीन एकदम से चेंज होता है और हम कार्तिक को देखते हैं जो कि बर्फ के पहाड़ों पर स्केटिंग कर रहा है दोस्तों। उसी समय उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची के ऊपर जाती है। वो बच्ची भी बर्फ में मस्त एंजॉय कर रही होती है, लेकिन बताऊं क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा बर्फ का पहाड़ टूटकर बच्ची की तरफ आ जाता है। कार्तिक शॉक में कि मैं क्या करूं, तो वो उस बच्ची को बचाने के लिए जल्दी से उसकी तरफ भागता है और भागते भागते अचानक से कार्तिक का पैर फिसलता है और वो धड़ करके वहीं बर्फ में गिर जाता है दोस्तों। लेकिन तभी एकदम से कार्तिक की नींद खुल जाती है, यानी कि वो सपना देख रहा था, लेकिन आज से पहले कार्तिक ने ऐसा बुरा सपना कभी नहीं देखा। जिसके बाद कार्तिक सुबह के वक्त अपने टेरेस पे घूम रहा होता है और इतने में उसको सामने वाले टेरेस पर आराधना नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जहाँ पता नहीं कैसे लेकिन आराधना को पहली नजर में देखते उसे प्यार हो जाता है और फिर आराधना को इम्प्रेस करने के लिए वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, साथ ही उसकी अच्छी अच्छी तारीफें भी करता है। लेकिन आराधना को कार्तिक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता दोस्तों, जिस वजह से आराधना कार्तिक को इग्नोर करके चली जाती है। अब थोड़े टाइम के बाद कार्तिक को आता है गोपाल का कॉल पर गोपाल उससे कहता है कि भाई आज हमें टिल्लू भाई की पार्टी की मीटिंग में जाना है, इसलिए तुम जल्दी से तैयार होकर मीटिंग में आ जाओ। ये सुनने के बाद कार्तिक भी अच्छे से तैयार होकर मीटिंग में चला जाता है। दोस्तों तभी हम टिल्लू नाम के एक पॉलिटिशियन को देखते हैं, लेकिन टिल्लू सिर्फ नाम का पॉलिटिशियन है, असल में वो तो बहुत ही बड़ा गुंडा है वैसे, जिससे शहर के सभी लोग डरते हैं और जो कोई भी टिल्लू के खिलाफ आवाज उठाता है ना, बस टिल्लू उसको जान से मार डालता है। यहाँ तक कि कार्तिक और उसके दोस्त भी टिल्लू के लिए ही काम करते हैं। अब यहाँ पार्टी की मीटिंग में टिल्लू सभी से कहता है कि देखो, इस बार का इलेक्शन मुझे कैसे भी करके जीतना है और इस इलेक्शन को जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए वहाँ टिल्लू अपने छोटे भाई मुन्ना से कहता है कि हमें पैसे देकर सभी लोगों को अपनी तरफ कर लेना होगा कैसे भी करके। और दोस्तों ये जो मुन्ना है ना, ये भी टिल्लू की तरह बेईमान और बहुत ही बुरा आदमी है। दोनों भाइयों की नजरों में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं होती। तभी उधर टिल्लू कार्तिक से कहता है कि तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर शहर में क्रिकेट और वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करवाओ और जो भी वो टूर्नामेंट जीतेगा उसे हम लोग बहुत सारे प्राइजेस देंगे। और दोस्तों ये टूर्नामेंट करवाने के पीछे भी टिल्लू का एक प्लान है, वो टूर्नामेंट के जरिए सभी लोगों का वोट पाना चाह रहा है। तो कार्तिक भी टिल्लू की बात मानकर टूर्नामेंट की तैयारी में लग जाता है। दूसरी तरफ हम आराधना को देखते हैं और जब वो अपने घर में बैठकर टीवी देख रही होती है ना, तो उसके घर में उसकी कुछ सहेलियां आ जाती है। वहाँ वो लोग आराधना से कहते हैं कि अरे हमारे शहर में वॉलीबॉल का मैच होने वाला है, इसलिए हमने सोचा तुम्हें भी अपनी टीम में ले लें। लेकिन आराधना उनकी टीम में खेलने से साफ मना कर देती है, क्योंकि आराधना को अच्छे से वॉलीबॉल खेलना आता नहीं है दोस्तों। वो नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई टूर्नामेंट हार जाए, लेकिन फिर उसकी सहेलियां उसको काफी मनाती है और फाइनली वो मान जाती है खेलने के लिए। तो इस तरह कुछ दिनों के बाद वॉलीबॉल का टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, जिसमें आराधना की टीम भी पार्टिसिपेट करती है बढ़िया तरीके से। और वॉलीबॉल के मैच में पहले तो आराधना की टीम काफी अच्छा खेल रही होती है, लेकिन दोस्तों साथ ही कार्तिक भी आराधना को सपोर्ट करने के लिए आया होता है वहाँ पे, क्योंकि वो उसे अच्छी लगती है ना। लेकिन तभी मैच के दौरान आराधना का गेम काफी खराब हो जाता है और मैच में आराधना एक भी बॉल को अच्छे से मार नहीं पा रही थी, जिस वजह से ओपोनेंट टीम आराधना की टीम को बड़ी आसानी से हरा देती है। अब ये देखकर कार्तिक शॉक में होता है, क्योंकि कार्तिक ने कभी सोचा नहीं था कि आराधना इतना खराब वॉलीबॉल खेलेगी। जहाँ आराधना भी अपनी टीम के हारने पर अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होती है, साथ ही इस हार का जिम्मेदार वो खुद को मानती है कि मेरी वजह से हुआ। लेकिन दोस्तों उसी समय उसकी सहेलियां आकर उसको संभालती है कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, हम लोग सभी हारे हैं, कोई एक नहीं हारा। और फिर सभी के समझाने के बाद आराधना का दुख थोड़ा सा कम हो जाता है। अब दोस्तों हम कार्तिक को देखते हैं, कार्तिक टूर्नामेंट में क्रिकेट का मैच खेल रहा होता है। उसी समय उसकी नजर आराधना पे जाती है और जब आराधना अपने दोस्तों के साथ कार्तिक के सामने से गुजर रही होती है, तभी ये कार्तिक
बड़ा स्टाइल मारता है उसके सामने और बैट के बदले स्टंप से क्रिकेट खेलने लग जाता है। लेकिन फिर गलती से होता यह है, कार्तिक के हाथ से स्टंप छूटकर सीधे आराधना के सिर पे जा लग जाता है। अब कार्तिक की हालत खराब, क्या करूं? और स्टंप लगने की वजह से आराधना के सर पे भी थोड़ी गहरी चोट आ गई थी। तब सभी लोग आराधना को जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं दोस्तों। हॉस्पिटल में उसका थोड़ा बहुत उपचार होता है, फिर वो ठीक हो जाती है। लेकिन आराधना की सहेलियां कार्तिक से अब आराधना की चोट का बदला लेना चाह रही थी, इसीलिए वो लोग आराधना से कहते हैं कि तुम्हें उस कार्तिक के बच्चे को ना सबक सिखाना पड़ेगा, एक काम करो पुलिस में कंप्लेंट करवा दो। मगर आराधना खुद ही मना करती थी कि छोड़ो। अब दूसरी तरफ हम कार्तिक को देखते हैं। कार्तिक को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था कि मैंने भी क्या बचकानी हरकतें कर दी यार। साथ ही कार्तिक को उसके दोस्त कहते हैं कि भाई तुम्हें आराधना से जाकर अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से उसकी ऐसी हालत हो चुकी है। तो कार्तिक भी अपनी गलती की माफी मांगने के लिए आराधना से मिलने हॉस्पिटल जाता है। यहाँ तक कार्तिक अपने साथ आराधना के लिए कुछ फ्रूट्स भी लेकर जाता है। फिर वहाँ पे वो उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हें कोई चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। आराधना भी खुशी खुशी कार्तिक को माफ कर देती और इससे हमें पता चलता है कि आराधना भी कहीं न कहीं उससे प्यार करने लगी है। फिर जब थोड़े टाइम के बाद दोस्तों आराधना हॉस्पिटल से बाहर जाती है ना, तभी एक नर्स उसको हॉस्पिटल से जाते हुए देख लेती है और वो डायरेक्ट आराधना को देखते ही शिंदे नाम के एक आदमी को कॉल करके कहती है कि सुनो, आप जिसकी तलाश कर रहे थे वो अभी हॉस्पिटल से बाहर गई है। शिंदे यहाँ मन ही मन बहुत खुश होता है दोस्तों, पता नहीं क्या चाल है। फिर वो नर्स से कहता है कि मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस बार मैं उन्हें अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद शिंदे कॉल काट देता है। अब शिंदे का क्या चक्कर है दोस्तों, आगे पता चलेगा। हालांकि इसके बाद हम टिल्लू को देखते हैं और टिल्लू एक आश्रम में किसी स्वामी जी से मिलने जा रहा है। वो स्वामी जी से कहता है कि स्वामी जी, मुझे इस बार के इलेक्शन में कैसे भी करके जीतना है, बस आप ही मेरी मदद कर सकते हो कैसे भी। जिस पर स्वामी जी टिल्लू को इलेक्शन जीतने के लिए कुछ उपाय बताते हैं कि देखो तुम्हें ये उपाय अपने हाथों से खुद करना होगा, वरना तुम कभी भी इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। अब यहाँ से कार्तिक को दिखाते हैं रात के समय, वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर वही ड्रिंक कर रहा होता है। जहाँ ड्रिंक करते करते समय उसके सभी दोस्त आपस में अपनी अपनी फैमिली की बातें कर रहे होते हैं और वो लोग अपने माँ बाप के बारे में एक दूसरे को बता रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्तिक बहुत इमोशनल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कार्तिक बचपन से अनाथ है। यहाँ तक कि उसे कभी माँ बाप का प्यार नसीब भी नहीं हुआ, जिस कारण कार्तिक अपने माँ बाप को याद करके बड़ा दुखी हो जाता है और फिर वो इसी तरह टेरेस पे दुखी बैठा होता है। उसी समय वहाँ पे गोपाल आ जाता है। गोपाल कहता है कि जरूर तुम्हें माँ बाप की याद आ रही होगी ना अपने। अरे होता है भाई, जो अनाथ होता है ना उसे आती माँ बाप की याद, क्या करे। इस तरह उससे बातें करके उसका दिल हल्का करता है। वो ये भी कहता है कि भाई तुम्हारे माँ बाप नहीं है ना, लेकिन तुम्हारे दोस्त हैं तुम्हारे साथ, कभी अकेला मत समझना अपने आप को। इसी तरह बातें करते करते कार्तिक टेरेस पे खड़ा होता है और तभी उसको नीचे से आराधना जाती हुई दिखाई देती है। अब उसको देखते ही कार्तिक हर बार की तरह उसके साथ फ्लर्ट करने की सोचता है, लेकिन इस बार भी आराधना उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और बिल्कुल इग्नोर करके चली जाती है। अब गोपाल उससे कहता है कि देख भाई, अगर वो तुझे भाव नहीं दे रही है तो क्यों पड़ा हुआ है उसके पीछे। कार्तिक कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूँ आराधना भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करती है यार। इस तरह कार्तिक को बस उस दिन का इंतजार है जब आराधना सामने से आकर उसे प्यार का इजहार करे, क्योंकि कार्तिक को अपने प्यार पर पूरा विश्वास है दोस्तों। अब अगली सुबह कार्तिक को आराधना के घर के बाहर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है और ये कोई और नहीं दोस्तों बल्कि शिंदे है। जहाँ शिंदे को देखकर कार्तिक सोच में पड़ जाता है कि आखिर शिंदे आराधना के घर के बाहर क्या कर रहा है, क्योंकि आज से पहले कार्तिक ने शिंदे को आराधना के घर के बाहर कभी देखा ही नहीं था। और यही जानने के लिए कार्तिक शिंदे से जाकर पूछता है कि आखिर आप घर के बाहर क्या कर रहे हैं। तो शिंदे बताता है कि मैं घर के बाहर अपनी बीवी का इंतजार कर रहा हूँ और कुछ दिनों पहले क्या हुआ था ना, मेरी बीवी मुझसे गुस्सा होकर यहाँ पे रहने आ गई थी। अब शिंदे की बातों से कार्तिक ये समझता है कि जरूर शिंदे आराधना का पापा होगा। तो कार्तिक उसको बताता है कि अभी तो आराधना और उसकी मॉम चर्च गई होंगी, आप चाहो तो तब तक मेरे घर में रुक सकते हो। तो दोस्तों जब कार्तिक शिंदे से बात कर रहा होता है उसी समय उसे आता है गोपाल का कॉल पर गोपाल उसको कहता है कि टिल्लू के छोटे भाई मुन्ना को किसी ने जान से मार दिया है। और ये सुनकर कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जल्दी से भागते हुए टिल्लू के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम टिल्लू को देखते हैं और वो अपने भाई की मौत से बिल्कुल टूट चुका था, बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि मुन्ना उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दुनिया से चला जाएगा। और फिर वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए दोस्तों तड़प भी रहा होता है। वो गुस्से में कसम खाता है कि जब तक मैं अपने भाई की मौत का बदला नहीं ले लेता ना, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। और इसके बाद हम कार्तिक को देखते हैं। कार्तिक अभी भी सोच रहा है कि आखिर मुन्ना को किसने मारा होगा। सभी लोग परेशान थे कि किसने मारा होगा, किसी को समझ नहीं आ रहा था। और तभी कार्तिक को रास्ते पर अचानक से आराधना दिखाई देती। तो देखता है कि आराधना ऑटो में बैठकर कहीं जा रही है। ये देखकर वो भी अपने दोस्तों के साथ आराधना का पीछा करने लग जाता है और उसका पीछा करते करते कार्तिक एक बैडमिंटन क्लब में जाता है। असल में दोस्तों आराधना एक बैडमिंटन प्लेयर है और उसे ये खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसका आज एक बहुत ही बड़ा बैडमिंटन मैच होने भी वाला है। तो जैसे मैच शुरू होता है, मैच के शुरुआत में ही आराधना बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलती है। अब वहाँ उसको इस तरह से खेलते देखकर सभी लोग हो जाते हैं हैरान। यहाँ तक कि कार्तिक भी आराधना के टैलेंट को देखकर बड़ा शॉक होता है। यार मुझे तो नहीं पता था ये इतनी खतरनाक है। और इस तरह गेम में आराधना अपने ओपोनेंट को बड़ी आसानी से हरा देती है। तो मैच के बाद आराधना के कोच उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि तुमने बहुत ही शानदार खेला। फिर वो भी
पूछती है अपने कोच से कि सर क्या मैं नेशनल टीम में सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। तो कोच कहता है कि तुम्हारा नेशनल टीम में सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे। अब दोस्तों आराधना के पास इतने सारे पैसे तो है नहीं, इसीलिए वो अंदर से नाराज होकर चली जाती है वहाँ से। लेकिन आराधना को नाराज देखकर कार्तिक भी थोड़ा सा दुखी हो जाता है और वो सोच रहा है कि काश मैं आराधना की मदद कर पाता, लेकिन उसके पास भी इतने पैसे नहीं है ना। अगले पल गोपाल कार्तिक को कॉल करके बताता है कि टिल्लू ने मुन्ना के कातिल को पकड़ लिया। और दोस्तों जिस आदमी ने मुन्ना को मारा था उस आदमी का नाम है सूर्या। तभी हम देखते हैं टिल्लू को। टिल्लू के आदमी सूर्या को पकड़कर उसे रस्सी से बांध देते हैं, साथ ही हाथ में चाकू लेकर गुस्से में सूर्या की तरफ बढ़ने लग जाता है। इस तरह वहाँ टिल्लू सूर्या को चाकू मार मार कर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है और सूर्या के मरने के बाद आखिरकार टिल्लू का बदला पूरा हो जाता है दोस्तों। लेकिन फिर वो सूर्या को मारने के बाद स्वामी जी के पास जाता है, जहाँ स्वामी जी टिल्लू से कुछ कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। और ये सुनने के बाद टिल्लू अपने पापा से मिलने के लिए जाता है हॉस्पिटल में। एक्चुअली दोस्तों कुछ महीनों से टिल्लू के पापा की तबीयत बहुत ही खराब है, जिस वजह से उसने पापा के इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ है। वो अपने पापा से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, इस बार का इलेक्शन पक्का बेटा ही जीतेगा आपका। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है वहाँ से। दूसरी तरफ हम आराधना को देखते हैं। आराधना पैसों की मदद मांगने के लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास जाती है, लेकिन वहाँ वो बिजनेसमैन आराधना की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ गलत बर्ताव करने की कोशिश करता है। और ये देखकर वो बेचारी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, डर जाती है, रोते हुए वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी कार्तिक आराधना को रोते देख लेता है और जब कार्तिक को सारी सच्चाई पता चलती है ना, तो कार्तिक को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि अब वो गया मेरे हाथ से। गुस्से में कार्तिक उस बिजनेसमैन को बहुत मारने लग जाता है, मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है दोस्तों। फिर रात के समय कार्तिक घर के अंदर आराधना से जाकर कहता है कि देखो तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे लिए 3 लाख रुपए का इंतजाम करूंगा कैसे भी करके। लेकिन वहाँ कार्तिक की बातें सुनकर आराधना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आराधना पत्थर से कार्तिक के सामने वाले कार का शीशा फोड़ देती है। कार्तिक भी घबरा जाता है कि इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों है ये। वो तो डर के मारे अपने घर ही जाने लग जाता है। फिर वो आगे घर पे बैठा होता है कि तभी उसको आराधना के घर से कुछ चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही कार्तिक खिड़की से आराधना के घर की तरफ देखता है, उसे वहाँ पे आराधना के मॉम डैड आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनको लड़ता देखकर कार्तिक समझ जाता है कि जरूर आराधना के मॉम डैड की आपस में कोई बहस हुई होगी, वरना आराधना और उसकी मॉम शिंदे से अलग क्यों ही रहते। अभी तक कार्तिक को ये लग रहा है कि शिंदे आराधना का पापा है, हमें भी नहीं पता दोस्तों, आगे देखते हैं। कार्तिक सोच रहा होता है अगर मैं 3 लाख रुपए आराधना के लिए कहीं से मैनेज कर लूं तो आराधना का नेशनल टीम में सिलेक्शन हो जाएगा। तभी कार्तिक को एकदम से गोपाल की याद आती और गोपाल के अलावा कोई भी इस मामले में कार्तिक की मदद नहीं कर सकता। इसलिए कार्तिक गोपाल को बुलाकर सारी चीजें उसको समझाता है। गोपाल कहता है कि भाई मेरे पास एक काम है, लेकिन वो काम करने के लिए तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। असल में दोस्तों ये एक स्मगलिंग का काम है, जिसमें उनको कुछ ड्रग्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचाना है और साथ ही ये काम खतरों से खाली नहीं होता। यहाँ तक कि इस काम में पुलिस से पकड़े जाने का भी बहुत ही बड़ा डर है, मगर रिस्क होने के बावजूद कार्तिक ये काम करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे किसी भी तरह से पैसे चाहिए आराधना के लिए। जिस वजह से अगले दिन कार्तिक और गोपाल ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने लग जाते हैं और वो लोग बड़ी सावधानी से ड्रग्स को लेकर जा रहे होते हैं। पुलिस को भी कार्तिक और गोपाल के ऊपर शक नहीं होता। कुछ समय के बाद वो लोग ड्रग्स को सही सलामत जगह पे पहुंचा देते हैं, लेकिन ये काम करने के बाद भी कार्तिक 3 लाख रुपए जमा नहीं कर पा रहा था और अभी भी कार्तिक को अच्छे खासे पैसे चाहिए होते हैं। इसलिए वो गोपाल से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है। तो गोपाल कहता है देखो तुम्हें एक बार टिल्लू भाई से जाकर पैसे की मदद मांगनी चाहिए यार, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तो कार्तिक भी जल्दी से टिल्लू भाई के घर पर जाकर उनसे पैसों की मदद मांगता है, लेकिन टिल्लू भाई कार्तिक को एक पैकेट देते हुए कहता है कि तुम्हें मैं पैसे देने को तैयार हूँ, पर उसके बदले में तुम्हें मेरा ये पैकेट संभाल के रखना होगा। कार्तिक बड़ा खुश कि ये तो बहुत ही इजी काम है। वो वादा करता है टिल्लू से कि आप चिंता मत कीजिए, मैं ये पैकेट अपने आप से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। अब उस पैकेट में क्या है दोस्तों, ये बड़ी चीज है। हाँ, टिल्लू ये भी कहता है कि पैकेट खोलना मत। अब क्यों, आगे पता चलेगा। थोड़े टाइम के बाद कार्तिक को पैकेट घर लेकर जाने लग जाता है, लेकिन रास्ते में उसे उसके दोस्त का कॉल आता है, जो कॉल पर कार्तिक को बताता है कि भाई पुलिस ऑफिसर सभी लोगों के घर में रेड मार रहे हैं, इसलिए तुम गलती से भी अपने घर पे मत जाना। इतना कहने के बाद वो कॉल काट देता है। कार्तिक बेचारा सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं अब कहाँ जाऊँ, क्योंकि वो घर तो जा नहीं सकता ना। साथ ही कार्तिक को टिल्लू भाई का वो पैकेट भी किसी भी हाल में पुलिस के हाथों से बचा के रखना होगा। तो तभी उसको याद आता है आराधना का घर, और पुलिस से बचने के लिए वो चुपके से आराधना के घर में घुस जाता है। मगर जब कार्तिक उसके घर में जाकर बैठा होता है, उसी समय कार्तिक के सामने अचानक से आराधना आ जाती है। अब वो उसको अपने घर में देखकर घबरा जाती है पहले कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसे तो इस बात का डर लग रहा था कि कहीं मेरी मॉम कार्तिक को गलती से घर में देख न ले और फिर कोई हंगामा ना कर दे। इसी डर से आराधना कार्तिक को जल्दी से अपने कमरे में लेकर जाती है, जहाँ आराधना उससे कहती है कि देखो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मुझे घर से बाहर लेकर जाओगे।
कार्तिक फिर सोच में पड़ जाता है कि आखिर आराधना अपने घर से भागना क्यों चाहती है। वो पहले उससे पूछता है कि एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जबरदस्ती घर में बंद रखते हैं क्या? पर आराधना उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। इतने में कार्तिक को गोपाल का कॉल आता है। कॉल पर गोपाल कार्तिक से कहता है कि भाई कहाँ छुप रहे हो तुम? तो कार्तिक उसे कहता है कि मैं तो आराधना के घर में छुपा हुआ हूँ। फिर गोपाल भी उस घर में आ जाता है। असल में दोस्तों गोपाल वहाँ पे टिल्लू भाई का वो पैकेट लेने के लिए आया हुआ था। फिर कार्तिक गोपाल को भी आराधना से मिलाता है। आराधना से मिलने के बाद गोपाल वो पैकेट लेकर वहाँ से चला जाता है, सिंपल। लेकिन जब घर में कार्तिक और आराधना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें आराधना की मॉम के आने की आवाज आती है और कार्तिक को जल्दी से कमरे में छुपना पड़ जाता है। फिर साथ ही आराधना भी चुपचाप अपने बेड में जाकर सो जाती, जिस वजह से उसकी मॉम को जरा भी शक नहीं होता दोस्तों। पर जैसे उसकी मॉम कमरे के बाहर जाती है, कार्तिक वापस से बाहर निकलकर आराधना के पास आ जाता है। मगर वहाँ पे आराधना बार बार उससे एक ही चीज कह रही होती कि प्लीज मुझे कैसे भी करके घर से बाहर लेकर चलो। लेकिन अब कार्तिक को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर आराधना घर के बाहर जाना क्यों चाहती है। उसी समय कार्तिक को ऊपर वाले कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज आती है। कार्तिक उस आवाज का पता लगाने के लिए जैसे ही ऊपर कमरे में जाता है तो वहाँ उसे आराधना और उसकी मॉम की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। दोस्तों ये क्या बोल दिया मैंने? हाँ, ये देखकर कार्तिक की हालत खराब बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ आराधना कार्तिक के सामने खड़ी थी, दूसरी तरफ आराधना की लाश कार्तिक के सामने पड़ी हुई थी। ये सब देखकर उसका दिमाग फिर जाता है दोस्तों। घबराहट के मारे वो घर के अंदर ही हो जाता है बेहोश। जिसके बाद 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम राणा नाम के एक सीबीआई ऑफिसर को देखते हैं। अगली सुबह जब राणा अपने ऑफिस में आता है तो वहाँ सभी ऑफिसर्स मिलकर बड़े धूमधाम से राणा का स्वागत करते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि राणा ने अपने करियर में अभी 50 क्राइम केसेस सॉल्व कर लिए हैं और इसी खुशी में वो लोग राणा को बधाई दे रहे होते हैं। सभी लोगों के प्यार को देखकर राणा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों राणा अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा होता है। इतने में राणा के ऑफिस के अंदर माया नाम की एक जर्नलिस्ट आती है। असल में माया राणा का इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई है। जहाँ इंटरव्यू लेते समय माया उससे कहती है कि देखो अभी तक आपने बहुत ही बड़े केसेस सॉल्व किए हैं, लेकिन आराधना के केस को सॉल्व करने में आपको काफी समय लग गया था। उस केस की सच्चाई के बारे में बताइए कुछ। तो राणा उस केस के बारे में बताने लग जाता है। और दोस्तों हम फिर वापस से कार्तिक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। जब कार्तिक के बेहोश होने की खबर कार्तिक के दोस्तों को मिली थी ना, तो वो लोग जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में होश आने के बाद कार्तिक को जैसे ही आराधना और उसकी मॉम की मौत की खबर मिलती है तो वो अंदर से दुखी भी और डर भी जाता है, क्योंकि वो आराधना से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन कार्तिक ने कभी सोचा नहीं था कि आराधना उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। और हॉस्पिटल में जब कार्तिक दुखी बैठा होता है ना, तभी वहाँ पर राणा अपने ऑफिसर्स के साथ पहुंच जाता है। पहले तो वो कार्तिक से आराधना के बारे में पूछताछ करता है, क्योंकि आराधना की मौत के समय सिर्फ कार्तिक ही उसके घर पर मौजूद था। वो साफ साफ कहता है कि बताओ कार्तिक, आराधना को किसने मारा? लेकिन कार्तिक तो अभी तक पूरी तरह से ठीक हुआ नहीं था, वो तो सदमे में था, जिस वजह से वो चाहकर भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा होता है। और तभी डॉक्टर्स आकर राणा को कार्तिक का बयान लेने से रोक देते हैं कि देखिए अब इसकी हालत ठीक नहीं है, जब वो सही हो जाएगा तो आप लोग उससे जो पूछना पूछ लेना। अब ये सुनने के बाद राणा कार्तिक के दोस्तों से जाकर पूछताछ करता है, जहाँ गोपाल राणा से कहता है कि सर कार्तिक ने कुछ नहीं किया, वो तो आराधना से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। हालांकि राणा को तो अपनी ड्यूटी करनी थी दोस्तों। वो जांच पड़ताल करता है पर उसे कार्तिक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता और बिना सबूत के राणा चाहकर भी कार्तिक को अरेस्ट नहीं कर पाता और केस सॉल्व होने तक कार्तिक को शहर से बाहर जाने की परमिशन भी नहीं होती। लेकिन यहाँ से कुछ दिनों के बाद कार्तिक हॉस्पिटल से घर आ जाता है और घर पर कार्तिक बड़ी टेंशन में बैठा होता है दोस्तों। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो अभी भी आराधना को बुला नहीं पा रहा है। आगे कार्तिक आराधना के अंतिम संस्कार पे जाता है और आराधना के कब्र पर फूल चढ़ाते हुए काफी इमोशनल भी होता है। तभी वहाँ पे आराधना की फ्रेंड कार्तिक को आकर बताती है कि पता है तुम्हें, आराधना भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। हाँ दोस्तों, आराधना कार्तिक को देखने के बहाने हमेशा टेरेस पर जाया करती थी। यहाँ तक कि कार्तिक जब आराधना के पास होता था तो आराधना खुद को बहुत ही सेफ महसूस करती थी। ये सारी बातें सुनने के बाद कार्तिक बहुत रोता है और आराधना के जाने के बाद तो कार्तिक अब अंदर से पूरी तरह टूट ही चुका है ना, यहाँ तक कि वो बहुत ज्यादा पीना भी शुरू कर देता है। अब कार्तिक को इस तरह उदास बैठे देखकर उसके दोस्त भी बड़े दुखी हो जाते हैं कि क्या करें यार। इसीलिए वो लोग उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कार्तिक किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं होता। अब एक दिन कार्तिक फैसला करता है कि वो आराधना की मौत के पीछे की असली सच्चाई जानकर रहेगा। तभी दोस्तों कार्तिक को शिंदे के बारे में याद आता है। जिस रात आराधना और उसकी मॉम की मौत हुई, उससे एक रात पहले कार्तिक ने शिंदे को आराधना की मॉम से झगड़ा करते हुए देखा था और इसीलिए कार्तिक का शक शिंदे पे जाता है। तो कार्तिक की सारी बातें जाकर पहले राणा को भी बता देता है, लेकिन पहले तो राणा को कार्तिक की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि अभी देखा जाए तो कार्तिक ही प्राइम सस्पेक्ट है इसमें, जिस वजह से राणा का कार्तिक के ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। पर वहाँ कार्तिक राणा से कहता है कि मैं कभी भी आराधना की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और इसीलिए उसकी मौत के पीछे की असली सच्चाई लोगों के सामने मैं लेकर आना चाहता हूँ, जिससे खूनी को उसकी सजा मिल जाए। कार्तिक की बातों में राणा को सच्चाई दिख जाती है दोस्तों और इसीलिए राणा इस केस में
कार्तिक की मदद करने को तैयार हो जाता है। अब ये दोनों शिंदे के पास पहुंच जाते हैं पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल में। असल में शिंदे भी दोस्तों एक डॉक्टर है। जहाँ हॉस्पिटल में राणा शिंदे से पूछता है कि आखिर तुम्हारा आराधना और उसकी मॉम के साथ क्या रिश्ता है। वो कहता है कि आराधना मेरी वाइफ है। बस दोस्तों, शिंदे के इतना बोलते ही कार्तिक अंदर से बहुत हैरान हो जाता है। उसको अभी तक ये लग रहा था कि शिंदे तो आराधना का डैड है, जबकि उसको तो आराधना और शिंदे के इस रिश्ते के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था। फिर शिंदे कार्तिक को सारी सच्चाई बताने लग जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चलता है कि कुछ महीनों पहले आराधना अपनी मॉम के इलाज के लिए हॉस्पिटल में आई थी, मगर उसके पास अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, जिस वजह से शिंदे उसकी मॉम के इलाज को फ्री में करने के लिए मान गया। और ऐसे ही धीरे धीरे करके आराधना के परिवार के साथ वो काफी अच्छी जान पहचान बना लिया। और यहाँ तक कि शिंदे अक्सर आराधना और उसकी मॉम से मिलने के लिए घर पर जाया करता था। तभी दोस्तों हम शिंदे के बेटे राहुल को देखते हैं। और राहुल को बचपन से ही किडनी में प्रॉब्लम थी। इसी प्रॉब्लम के कारण वो हमेशा बेड पे बीमार पड़ा रहता था, जहाँ अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसे बड़ा दुख होता था दोस्तों। और राहुल की मॉम काफी साल पहले शिंदे को डिवोर्स देकर चली गई थी। इसी वजह से राहुल बिल्कुल अकेला था, उसकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं था। इसीलिए शिंदे ने एक दिन हिम्मत करके आराधना से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और दोस्तों, साथ ही शिंदे आराधना को अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताते हुए कहता है कि मेरे बेटे के पास काफी कम दिन बचे हुए हैं, और अगर तुम मेरे बेटे की माँ बनकर उसके साथ रहोगी तो मेरा बेटा कुछ और दिन जी पाएगा। जहाँ राहुल की हालात के बारे में सुनकर आराधना अंदर से काफी इमोशनल हो जाती है और उसे भी राहुल की चिंता सताने लगती है। फिर काफी सोच विचार करने के बाद आखिरकार आराधना शिंदे से शादी करने का फैसला करती है। और दोस्तों, आराधना ने ये सब कुछ किसके लिए? राहुल की जान बचाने के लिए किया है। जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद आराधना भी राहुल का अच्छे से बड़ा ध्यान रखती है। दूसरी तरफ शिंदे भी अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी किडनी डोनर की तलाश में था। और तभी शिंदे को आराधना की किडनी के बारे में पता चलता है और टेस्ट करने पर आराधना की किडनी राहुल की किडनी से पूरी तरह मैच हो जाती है। और इसका मतलब आराधना अपनी किडनी देकर राहुल की जान बचा सकती थी। लेकिन जब तक आराधना इस ऑपरेशन के लिए हाँ नहीं कह देती, तब तक शिंदे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए शिंदे इस बारे में बात करने के लिए आराधना के पास जाता है, जहाँ आराधना उसकी बातें सुनकर अंदर से बड़ा गुस्सा होती है। उसको लगता है कि जरूर शिंदे ने मुझे अपने फायदे के लिए शादी की है। इसी वजह से उसके और आराधना के बीच में काफी लड़ाई हो जाती है, जहाँ आराधना शिंदे से गुस्सा होकर घर छोड़कर चली जाती है। साथ ही दोस्तों, शिंदे आराधना को ऑपरेशन के लिए मनाने की बड़ी कोशिशें करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। और उस रात गुस्से में आराधना ने जिसकी कार तोड़ी थी ना, असल में वो शिंदे की कार थी। और उस रात भी शिंदे आराधना को लेने के लिए ही आया था, मगर वो गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल देती है। अब ये सारी सच्चाई जानने के बाद राणा शिंदे से कहता है कि तुमने जरूर किडनी के लालच में आराधना का खून किया होगा। तो शिंदे उसे कहता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया, और अगर मैं किडनी के लिए आराधना का खून किया होता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आराधना के शरीर की किडनी गायब होती ना। और एक तरह से शिंदे बिल्कुल सही भी कह रहा है दोस्तों। उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण कुछ नहीं हो सकता उसका फिलहाल तो, जिस वजह से कार्तिक और राणा को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ जाता है। अब हम रात के समय कार्तिक को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रहा होता है और वहाँ गोपाल कार्तिक से कहता है कि तुमने जो टिल्लू भाई का पैकेट सेफ रखा था, उसके बदले में हमें टिल्लू भाई ने खुश होकर 1 लाख रुपए दे दिए हैं। और दोस्तों, कार्तिक वो सभी पैसों से आराधना के सपने पूरे करने वाला था, लेकिन आराधना के जाने के बाद वो सभी पैसे कार्तिक के किसी काम के नहीं है। तब अगले दिन राणा कॉल करके कार्तिक को इस केस के बारे में बात करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। राणा उससे कहता है कि जिस रात आराधना की मौत हुई थी, उस रात एक आदमी को आराधना के घर के बाहर देखा गया था। अब कार्तिक हो जाता है हैरान और पूछता है कि किस आदमी के बारे में बात कर रहे हो। तो पता चलता है दोस्तों, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टिल्लू होता है। और पुलिस स्टेशन में राणा टिल्लू से आराधना के बारे में पूछताछ करने लगता है। राणा उससे कहता है कि आखिर तुम उस रात वहाँ क्यों गए थे, क्या कर रहे थे घर के बाहर? तो टिल्लू से कहता है, मैं उस रात अपनी पार्टी प्रेसिडेंट के साथ आराधना के घर के सामने जा रहा था, इसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। और दोस्तों, जब राणा टिल्लू के बारे में पार्टी प्रेसिडेंट से बात करता है तो पता चलता है कि टिल्लू सच कह रहा है। फिर पुलिस स्टेशन से जाते समय टिल्लू राणा से कहता है कि मुझे जानबूझकर इस केस में घसीटने की कोशिश मत करना, वरना मेरे से बुरा इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। इतना कहने के बाद टिल्लू चला जाता है। और दोस्तों, टिल्लू की धमकी से साफ साफ झलक रहा था कि वो कुछ कर रहा है गड़बड़। दूसरी ओर कार्तिक को अभी भी शिंदे के ऊपर शक हो रहा होता है। वो राणा से कहता है कि क्या हम लोग साइबर क्राइम की मदद से दूसरों की कॉल डिटेल्स को जान सकते हैं क्या? तो राणा कार्तिक से कहता है हाँ, और साथ ही राणा कार्तिक की बातों से समझ जाता है कि जरूर कार्तिक के मन में कोई प्लान चल रहा है। जिसके बाद कार्तिक साइबर क्राइम में जाकर शिंदे के सारे कॉल हिस्ट्री को देखता है और तभी कॉल डिटेल्स सुनने पे कार्तिक को कुछ ऐसा पता चलता है जिसको सुनकर कार्तिक पूरी तरह से हैरान। साथ ही दोस्तों, कार्तिक अपने हाथ में गन लेकर शिंदे के हॉस्पिटल की तरफ गुस्से में जाने लग जाता है। और उसी समय हम हॉस्पिटल में शिंदे को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में नर्स के साथ जानबूझकर गलत व्यवहार कर रहा है। और दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि शिंदे एक नंबर का ठरकी और बदतमीज इंसान है और ये हमेशा लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करता है। और जब शिंदे अपने ऑफिस में बैठा होता है, उसी समय कार्तिक गन लेकर उसके ऑफिस में चला जाता है। सीधे उसके ऊपर गन तान कर कार्तिक कहता है, क्यों
बहुत डर लग रहा है ना मौत से अब। और ऐसे गन पॉइंट पर जबरदस्ती वो शिंदे को अपने साथ उठाकर आराधना के घर में लेके जाता है। फिर घर में शिंदे से पूछताछ करने के बाद कार्तिक कॉल पर राणा को बताता है कि सर, मुझे आराधना का खूनी का पता चल चुका है और बाकी की बात मैं आपको मिलकर बताता हूँ। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आराधना को किसने मारा था और आखिर घर में शिंदे ने कार्तिक से क्या कहा था, तो जवाब बस आने वाला है। दूसरी तरफ हम टिल्लू को देखते हैं जो कि घर में बैठकर टीवी देख रहा होता है और आज इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, इसीलिए वो इलेक्शन को लेकर काफी सीरियस है। इतने में टिल्लू के घर पर कार्तिक जाता है, जहाँ कार्तिक टिल्लू से गुस्से में पूछता है कि आखिर तुमने आराधना की जान क्यों ली। अब ये सुनकर टिल्लू घबरा जाता है। टिल्लू की घबराहट से पता चल रहा था कि जरूर टिल्लू ने ही आराधना के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन कार्तिक के काफी पूछने के बाद भी वो एक भी जवाब नहीं देता। बस एक ही चीज कहता है कि मैंने आराधना को नहीं मारा। पर कार्तिक ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि टिल्लू झूठ कह रहा है, क्योंकि कार्तिक को टिल्लू की सारी असलियत पता चल चुकी थी। और अब मूवी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ रिपोर्टर राणा से पूछती कि आखिर किसने आराधना का खून किया था और आपको उस खूनी के बारे में कैसे पता चला। तो राणा उससे कहता है कि ये केस मैंने नहीं बल्कि कार्तिक ने सॉल्व किया और कार्तिक के बिना ये केस कभी सॉल्व हो ही नहीं पाता। तभी दोस्तों वापस से पास्ट में आ जाइए और हमें आराधना के खूनी के बारे में दिखाया जाता है। और जब कार्तिक आराधना के घर में शिंदे से पूछताछ कर रहा था ना, तभी वहाँ पे कार्तिक पूछताछ करते समय शिंदे से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्ही ने आराधना को मारा और मैंने तुम्हारी सारी कॉल हिस्ट्री सुन ली है। अब अगर तुमने मुझे सारी सच्चाई नहीं बताई तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिस पर शिंदे कार्तिक की धमकी को देखकर सच बताता है। और दोस्तों, जब हॉस्पिटल में शिंदे को आराधना की किडनी के बारे में पता चलता है तो शिंदे आराधना को अपने जाल में फंसाने का प्लान बनाता है। यहाँ तक कि शिंदे ये बात भी बहुत ही अच्छे से जानता था कि आराधना के पास अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए उसने जानबूझकर आराधना की मॉम का इलाज फ्री में किया ताकि वो आराधना की नजरों में अच्छा बन जाए। धीरे धीरे उसने अपने प्लान के मुताबिक आराधना की फैमिली के करीब जाना सही समझा और फिर सही मौके का फायदा उठाकर उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। और साथ ही वो आराधना के सामने अपने बेटे की इमोशनल कहानी बताता था, जिसको सुनने के बाद ही वो शादी के लिए मानी और अभी तक सब कुछ उसके चाल के मुताबिक चल रहा था। लेकिन ठीक शादी से 2 दिन पहले आराधना की मॉम को शिंदे की सारी सच्चाई पता चल जाती है, जिसके बाद आराधना की मॉम शादी के लिए कर देती है मना। और ये सब सुनने के बाद कार्तिक समझ जाता है कि शिंदे ने पुलिस से सब कुछ झूठ कहा, गुमराह किया, अपनी और आराधना की शादी की झूठी कहानी बनाई जबकि शादी हुई नहीं थी। कार्तिक शिंदे से कहता है कि आखिर तुमने आराधना को जान से क्यों मारा। तो शिंदे उसे कहता है कि मैंने आराधना को नहीं मारा। लेकिन दोस्तों, कार्तिक को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, जिस वजह से कार्तिक शिंदे को जान से मारने वाला होता है। पर तभी पीछे से एक औरत आकर कार्तिक के सिर पे डंडा मार देती है। कार्तिक वहीं पर बेहोश। सीन होता है चेंज और हम कार्तिक और टिल्लू को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ कार्तिक टिल्लू से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ही अपने भाई मुन्ना की जान ली थी, तो तुमने आखिर मुन्ना को क्यों मारा। तो टिल्लू से कहता है मैंने ये सब कुछ स्वामी जी के कहने पे किया था। हाँ दोस्तों, टिल्लू को किसी भी तरह इस बार का इलेक्शन जीतना था और इसीलिए उसने स्वामी जी को अपनी प्रॉब्लम बताई। तो स्वामी जी उससे कहते हैं कि अगर तुम अपने भाई को जान से मार दोगे तो तुम्हें इस बार इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इसी अंधविश्वास के चलते टिल्लू अपने भाई को मार देता है। पर तभी टिल्लू को पता चलता है कि उसके पापा की एक और नाजायज औलाद थी और वो औलाद कोई और नहीं बल्कि आराधना थी। लेकिन आराधना की मॉम और आराधना इनके साथ नहीं रहते थे। अब ये जानने के बाद टिल्लू आराधना को जान से मारने के लिए उसके घर पे जाता है। लेकिन जैसे टिल्लू घर के अंदर घुसता है तो उसको अपने सामने आराधना और उसकी मॉम की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है, जहां वो उनको मरा हुआ देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उनकी मौत के बाद ही टिल्लू का काम आसान हो गया था। फिर टिल्लू उन दोनों की लाश को वहीं पे छोड़कर जल्दी से घर के बाहर चला जाता है। और दोस्तों, कार्तिक टिल्लू पे इसीलिए गुस्सा था क्योंकि टिल्लू आराधना को मारने के इरादे से उसके घर पे गया था। हालांकि उसने मारा नहीं, पर गया तो मारने के इरादे से ही था। अब टिल्लू उससे कहता है कि मैं आराधना को मार भी देता तो भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये सुनने के बाद कार्तिक गुस्से में टिल्लू की तरफ देखने लग जाता है। सीन दोस्तों वापस से होता है चेंज और हम देखते हैं कार्तिक को जो कि रस्सियों से बंधा हुआ है। कार्तिक को किसी और ने नहीं बल्कि शिंदे की बीवी राधा ने बांधा हुआ है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि राधा ने ही आराधना और उसकी मॉम का खून किया। यहाँ तक कि राधा अपने बेटे की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। राधा के कहने पर ही शिंदे ने राधा के साथ शादी का नाटक किया था, मतलब करने वाला था। लेकिन जब राधा अपना किडनी देने से मना कर देती है तो किडनी ना मिलने के कारण राधा के बेटे की मौत हो जाती है और अपने बेटे की मौत पर वो अंदर से बड़ा दुखी हो जाती है। साथ ही राधा आराधना से अपने बेटे की मौत का बदला पूरी तरह से लेने के लिए तड़प रही थी। जिसके बाद दोस्तों रात के समय राधा आराधना के घर पे जाती है और वहाँ पर गुस्से में आराधना के साथ साथ उसकी मॉम को भी बड़ी बेरहमी से मार देती है। अब राधा कार्तिक को भी जान से मारने वाली होती है, लेकिन राधा के गोली चलाने से पहले ही कार्तिक राधा को पकड़ कर बांध देता है। फिर पुलिस को भी राधा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जब कार्तिक कॉल पर राणा से बात कर रहा होता है तभी दोस्तों रास्ते पर एक छोटी बच्ची उसको दिखाई देती है और वो छोटी बच्ची अपनी बॉल
लेने के लिए रोड के बीच में भाग रही होती है। उसी समय एक ट्रक भी बहुत तेजी से आ जाता है बच्ची की तरफ, जहाँ ये देखकर जल्दी से भागते हुए वो उस बच्ची के पास जाता है। और दोस्तों ये वही बच्ची थी जिसे कार्तिक ने अपने सपने में देखा था। वहाँ कार्तिक उस बच्ची से उसका नाम भी पूछता है, जिस पर वो बच्ची अपना नाम आराधना बताती है और ये नाम सुनकर उसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन कार्तिक आराधना के बिना अब जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए वो उस बच्ची को हटाकर खुद ट्रक के सामने आ जाता है, जिससे उसकी हो जाती है मौत। और अब प्रेजेंट में दोस्तों रिपोर्टर राणा से पूछती है कि आखिर टिल्लू की मौत कैसे हुई थी। तो राणा बताता है टिल्लू ने आत्महत्या कर ली थी। तभी दोस्तों हमें टिल्लू की मौत के बारे में दिखाया जाता है। और जब कार्तिक टिल्लू पे गुस्सा हो रहा था तो अचानक से गुस्से में कार्तिक की आंख लाल हो गई और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। और साथ ही टिल्लू भी कार्तिक को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद टिल्लू एकदम से अपने हाथों में गन लिए खुद ही को शूट कर देता है डर के मारे। गोली शूट करते समय टिल्लू के हाथ अपने काबू में नहीं होते। टिल्लू को ऐसा लग रहा था जैसे कोई जबरदस्ती उसके हाथों को काबू कर रहा है और फिर वो मर गया, उसकी कहानी खत्म। और दोस्तों यहाँ तक कि कोई नहीं जानता है कि आखिर टिल्लू की आत्महत्या के पीछे की क्या वजह थी। उस दिन से टिल्लू की मौत एक राज बनकर रह गई। या ऐसा भी हो सकता है कि शायद से आराधना की आत्मा ने टिल्लू को मारा हो, क्योंकि मूवी की शुरुआत में बताया गया था कि मरे हुए आदमी के बारे में ज्यादा सोचने पर उसकी आत्मा आ जाती है। और ऐसा ही कुछ टिल्लू के साथ भी हुआ दोस्तों। तो कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।